अब हम करने वाले हैं बच्चों अगला टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो अगर किसी भी रेजिस्टर से करंट फ्लो करता है तो उस सर्किट में हीट डेवलप होती है, रेजिस्टर के अक्रॉस हीट डेवलप होती है। आप घर में जो बल्ब जल रहा होता है, अगर आप उसे 2 घंटे तक जलाते हैं तो उसको फिर आप हाथों से टच नहीं कर सकते, आप करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इसमें कुछ शानदार से सिंपल सवाल होते हैं। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो देखिए, अगर कोई भी एक रेजिस्टर होता है और उस रेजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, करंट इनटू वोल्टेज, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। जाहिर सी बात है आई स्क्वायर आर तब यूज करेंगे जब करंट की वैल्यू नोन हो या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, और वी स्क्वायर बाय आर तब यूज करेंगे जब कॉम्बिनेशन पैरेलल हो या फिर वोल्टेज नोन हो या फिर वोल्टेज सेम हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप यहां पर ये सीरीज में और ये पैरेलल में यूज करेंगे। मैं दोनों फॉर्मूले कहीं भी यूज करके आपको आंसर निकाल दूंगा। राइट, चलिए अगर पावर की बात होती है, ऐसे अगर हमें पूछा जाए कि टी टाइम के अंदर इस रेजिस्टर में कितनी हीट जनरेट होगी, तो हीट हमेशा पावर इनटू टाइम होती है, यानी आई वी इंटू टी या फिर आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। बस हीट निकालने के लिए आपको एक टाइम की आवश्यकता है, और करंट अगर पावर निकालना है तो सिंपल हो गया, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके आपको हीट प्राप्त होने वाली है बच्चों। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सवाल करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पे। एक रेजिस्टर आर और एक आर, दोनों को एक वी वोल्टेज के साथ आपने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर दोनों को ही आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। अंग्रेजी ना लिख के मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं सवाल। 2 रेजिस्टर कैपिटल आर वोल्टेज वी के साथ सीरीज में कनेक्ट किए, फिर वोल्टेज वी के साथ आपने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पैरेलल में और सीरीज में जो हीट डिसिपेटेड है उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को ना करने के लिए इस टाइप के सवाल को करने के लिए एक सिंपल तरीका होता है कि जितने भी रेजिस्टर दे रखे हैं ना, उन्हें एक सिंगल रेजिस्टर बना दीजिए। सीरीज पैरेलल का सिंपल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इनका एक सिंगल रेजिस्टर बना डालिए। तो आर और आर सीरीज में होता है 2R, आपने बैटरी लगा रखी है V, तो अगर आपसे पूछा जाए सीरीज में कितनी पावर डिसिपेट होगी, तो अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सिंपल है बिल्कुल, वी स्क्वायर बाय आर। अगर हीट बोला है तो टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए टी टाइम में कितनी हीट डिसिपेट हुई है, पावर होता तो सिर्फ यही लिख देते, हीट है तो इसलिए टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए यहां देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर आर और आर पैरेलल में ना R/2 हो रहा है। सिंगल रेजिस्टर बनने के बाद हीट का फॉर्मूला अब वी स्क्वायर बाय आर यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल में जो हीट डिसिपेटेड हो रही है वो अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पावर इनटू टाइम। अब यहां अगर आप पावर HP/HS का रेशियो निकालते हैं ना बच्चों, तो ये रेशियो निकालना आपका काम है। आप चेक कर लीजिए, ये रेशियो आ रहा है, ये तो हाफ आ रहा है और ये डबल आ रहा है। ये 2 आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पर 4 आ गया। तो पावर या हीट डिसिपेटेड दोनों रेजिस्टर्स में पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 4:1 होगी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया। देखिए अगला सवाल 10वीं के लेवल का है, बहुत ही आसान सवाल है। एक बल्ब है जिसकी पावर है 40 वाट, 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड होता है। दूसरे बल्ब की पावर 100 वाट, 220 वोल्ट घर में आती है, 220 230। ठीक है, अब किसका हायर रेजिस्टेंस है। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपको कभी क्वेश्चन में 2 बल्ब ही मेंशन्ड हो और मेंशन ना हो 220 वोल्ट, तो भी आप बाय डिफॉल्ट यही मान के चलेंगे कि बल्ब को घर में ही लगाया जाता है और घर में वोल्टेज की सप्लाई 220 वोल्ट आती है, तो दोनों बल्ब के लिए वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट ही मान के चलेंगे। तो भाई हो गया ना, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। राइट, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाय पावर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाय पावर। तो पहले वाला बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस हो गया 220 का स्क्वायर अपॉन 40 वाट, और दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 ओम। तो जाहिर सी बात है जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो बल्ब ऑफ लोअर वॉटेज हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, बल्ब ऑफ
बल्ब ऑफ लोअर वॉटेज, वोल्टेज नहीं वॉटेज, पावर रेटिंग, वॉटेज मीन्स पावर रेटिंग, हैज़ हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जिसकी वॉटेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, सॉल्व आपके हिस्से का काम है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अगला बहुत ही ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर लेवल इंपॉर्टेंट सवाल। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर किसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे क्वेश्चन देना है नीट एग्जाम में, तो ये वाला नहीं तो आगे एक सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ हीटिंग कॉइल्स कराया हुआ है वो, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के 99% चांसेस होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक टोस्टर है जिसमें ब्रेड आप गर्म करते हैं और उसकी पावर P1 है, ऑब्वियसली वोल्टेज सप्लाई V रहेगी क्योंकि आप उसे घर में लगा रहे हैं, तो घर में आपकी वोल्टेज सप्लाई V आती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। ट्यूबलाइट की पावर P2 है। जब आप टोस्टर और ट्यूबलाइट दोनों को उसी V वोल्टेज के अक्रॉस लगाएंगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे सीरीज में, और अगर आप दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, टोस्टर इंडिविजुअली P1 पावर कंज्यूम करता है, ट्यूबलाइट इंडिविजुअली P2 पावर कंज्यूम करती है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सेम वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस कितनी पावर कंज्यूम करेगा, और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस कितनी पावर कंज्यूम करने के मूड में है बच्चों। तो देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, टोस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा और जो ट्यूबलाइट का इंडिविजुअली रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, इनका रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो टोस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, V² बाय पावर कंज्यूम, देखा ना हमने V² बाय P, और ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस क्या होगा, V² बाय पावर कंज्यूम। परफेक्ट है बच्चों। वोल्टेज सप्लाई यहां पर भी सेम है और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम है। तो अब सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, ठीक है। अब सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज तो दोनों मिलके, दोनों को अब V मिल रही है, तो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन दोनों मिलके जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं, और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली है वो सेम आएगी। देखिए अगर आप वोल्टेज बदलेंगे तो पावर कंज्यूम बदल जाएगी लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए, तो ये आ जाएगा V² बाय P1 और ये आ जाएगा V² बाय P2। तो यहां से फॉर्मूला आ गया कि दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर कंज्यूम्ड होगी 1/P इन सीरीज 1/P1 प्लस 1/P2 होगी। आई होप आपको समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर आपने टोस्टर इंडिविजुअली P1 पावर कंज्यूम करता है किसी वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस, ट्यूबलाइट P2 पावर कंज्यूम कर रहा है किसी वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस इंडिविजुअली, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन उसी वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस इतनी ही पावर कंज्यूम करेगा बच्चों, राइट। चलिए तो ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं, सीरीज वाला बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा, 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2। सब तरफ V² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, V² बाय RP इज इक्वल टू V² बाय R1 प्लस V² बाय R2, नो इशू एट ऑल। अब V² बाय R1 क्या है, पहले की पावर, R नीचे ले आइए, P इधर ले जाइए। V² बाय RP है दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पावर कंज्यूम हो रही है। V² बाय R1 क्या है, पहले टोस्टर की पावर इंडिविजुअल और P2 ट्यूबलाइट की पावर। तो पैरेलल में सिंपली पावर ऐड हो जाएगी, तो आप इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे। 40 वाट की ट्यूबलाइट और 100 वाट के टोस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो ये पावर कंज्यूम करेंगे वो होगी 100 × 40 बाय 100 प्लस 40। अगर आप टोस्टर और ट्यूबलाइट दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनकी पावर जो कंज्यूम्ड होगी वो ऐड ऑन होने वाली है बच्चों, राइट। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब हम अगला सवाल क्या है हमारा, एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, ER एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2। सवाल में बोला गया है कि अगर इफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम पावर होता है, अगर पावर जो है इन दोनों रेजिस्टर्स में सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी R1 और R2 की टर्म्स में। तो ठीक है, पहले केस में पहले सर्किट में पावर कंज्यूम, पावर डिसिपेटेड और दूसरे में सेम है, तो पहले में करंट का स्क्वायर इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दूसरे में करंट का स्क्वायर इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट डिफरेंट होगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसका स्क्वायर लेना है इनटू R1। I2 क्या होगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसका स्क्वायर इनटू R2 लेना है।
चलिए कुछ कुछ तो गायब करेंगे, ई स्क्वायर इंटू आर वन अपॉन स्मॉल आर प्लस आर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन स्मॉल आर प्लस आर टू का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कुछ कैंसिल आउट होता है यहाँ पर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गायब करिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट क्या आएगा, रूट आर वन स्मॉल आर प्लस आर वन रूट आर टू स्मॉल आर प्लस आर टू। चलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेलते हैं, स्मॉल आर इंटू रूट आर वन प्लस रूट आर वन इंटू आर टू इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू रूट आर टू प्लस आर वन इंटू रूट आर टू। चलिए रीअरेंज करते हैं, स्मॉल आर इधर रखते हैं, रूट आर वन माइनस आर टू, यहां पर कॉमन लेंगे रूट आर वन आर टू, तो ये आ जाएगा रूट आर वन माइनस रूट आर टू। काटा पीटी करते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर वन इंटू आर टू के बराबर आ गया है बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर था, एक केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर वन थी, दूसरे केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर टू थी। दोनों में बोला गया है कि जो पावर डिसिपेशन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वन और आर टू के अक्रॉस वो दोनों केसेस में सेम है। तो आप क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल है अब कि एक 25 वॉट का बल्ब 220 वोल्ट पे रेटेड है, 100 वॉट का बल्ब उसकी भी रेटिंग 220 वोल्ट है, और आपको क्या लगता है कि अगर दोनों को 440 वोल्ट के अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। देखिए एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है हर एक हीटिंग एलिमेंट का, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट है, जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो जितनी तेजी से गर्म हो रहा होता है उतनी तेजी से उसे ठंडा भी होना चाहिए। अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस भी 1 घंटे में बढ़ा तो अगर आपने 20-30 घंटे लगातार खुला छोड़ दिया तो मेल्ट हो जाएगा उसका फिलामेंट गर्म होके, राइट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसके हिसाब से क्या है, कौन सा बल्ब फ्यूज होता है, बल्ब फ्यूज वो होता है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसकी रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से गर्म होने लगता है, उतनी तेज़ी से ठंडा नहीं होता और अल्टीमेटली फिलामेंट मेल्ट या टूट जाता है। ओके, तो अब समझिए, 2 बल्ब हैं 440 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किए हुए हैं, तो अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बल्ब अल्टीमेटली फ्यूज होने के मूड में है। तो देखिए पहले दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंस निकालते हैं। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस है V स्क्वायर बाय पावर 25 वॉट, V स्क्वायर बाय पावर, ठीक है। और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस है अगेन V स्क्वायर बाय पावर, परफेक्ट है। देखिए हमने याद है वोल्टेज डिवाइडर रूल किया था, अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज V लगाई है तो इन दोनों के अक्रॉस कितनी कितनी वोल्टेज आने वाली है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी V R1 बाय R1 प्लस R2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी अप्लाइड वोल्टेज इंटू इसका रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी एक बल्ब के अक्रॉस चेक करते हैं कि रेटेड वोल्टेज कितनी आने वाली है, राइट। चलिए तो ऐसा करते हैं हम इसे ना R मान लेते हैं, चलिए इसे अभी R मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे क्या लिया जाए, ये 100 नीचे 25 है तो टेक्निकली ये 4 आ रहा है, 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स आ रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो पहले बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है देखते हैं। पहले बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज है 440 वोल्ट इनटू इसी का रेजिस्टेंस जो कि 4R है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी बोथ दी बल्ब्स विच इज 5R। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है। तो ये जो वोल्टेज है ये आ रही है हमारी, अगर हम 440 को यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो ये आता है हमारा 88 इंटू 4 आ गया। तो ये हो गया हमारा 88 इंटू 4 हो गया 160, 88 इंटू 4 हो गया हमारा ये वैल्यू जो है, देखिए अगर आप 88 इंटू 4 करते हैं 160, 172,
सॉरी 176 इंटू 2, 176 इंटू 2 हो गई, और ये आ गई आपकी 352 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये 352 वोल्ट्स आ रही है, राइट। तो 352 वोल्ट्स जो है वो 220 से तो ज़्यादा ही है, तो 440 में से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 352 वोल्ट्स। ठीक है, तो 352 वोल्ट्स जो है हमारा, वो इसकी रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी B1 इज एनीवेज गोइंग टू गेट फ्यूज। तो यहाँ पर B1 फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसकी रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो गई। ठीक है, अगर अप्लाइड इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसकी रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस 352 वोल्ट आ रहा है और इसके अक्रॉस काफ़ी कम आ जाएगा। ओके बच्चों, प्लीज नोट करिए। चलिए, अब क्या है यहां पर सिनेरियो, ये क्वेश्चन काफी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अगला वाला भी। देखिए सवाल क्या है कि एक कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर है, रूम टेम्परेचर पे है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पे, और आपने एक हीटिंग कॉइल ली जिसका रेजिस्टेंस R1 है, और वो पानी को बॉईल करने में केपेबल है T1 टाइम में। ये वाली रेजिस्टेंस कॉइल, हीटिंग कॉइल T2 टाइम में उसी क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल कर रही है। तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेने पे कितना टाइम लगेगा पानी को बॉईल होने में, और अगर दोनों कॉइल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया जाए तो कितना टाइम लगेगा बॉईल होने में। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉईल करने के लिए जो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड है ना, जो वो हर केस में सेम है, उतना ही पानी बॉईल करना है ना। तो स्पेसिफिक हीट पानी की सेम है, मास सेम है, चेंज इन टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है, तो हीट रिक्वायर्ड हर केस में सेम है, टाइम अलग अलग आ रहा है, राइट। तो देखिए पहले केस में हीट है V²/R1 इंटू टाइम T1, परफेक्ट है। यहां से R1 की वैल्यू निकालिए, V²/H इंटू T1। दूसरे कॉइल के लिए निकालिए रेजिस्टेंस सेम, V²/H इंटू T2। दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, V²। देखिए V तो सेम है, अप्लाइड वोल्टेज तो आपके घर में जो आ रही है वो सेम है, और हीट आपको उतनी ही चाहिए पानी को बॉईल करने के लिए, टाइम डिफरेंट हो गया, टाइम इन सीरीज, नो इशू एट ऑल। तो अब यहां पुट करते हैं, हमें सीरीज में टाइम नहीं पता, रेजिस्टेंस तो पता है कि कॉइल्स के रेजिस्टेंसेस कैसे ऐड ऑन होते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा V²/H इंटू टाइम इन सीरीज इक्वल्स टू V²/H इंटू T1 प्लस V²/H इंटू T2। तो टाइम इन सीरीज हो गया हमारा T1 प्लस T2। सीरीज में जो टाइम है वो T1 प्लस T2 के डेफिनेटली बराबर हो गया है। टाइम इन सीरीज इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डेफिनेटली, राइट। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी समझिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने नहीं लिखी है, वोल्टेज सप्लाई उतनी ही है, हीट उतनी ही चाहिए, बस टाइम चेंज हो गया, TP हो गया, TP। ठीक है, तो 1/R1 की वैल्यू डालिए आप। तो 1/R1 देखिए क्या आने वाला है, चलिए रुकिए डायग्राम रब कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। भैया याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक टोस्टर और ट्यूबलाइट वाला, और एक ही टाइम इन सीरीज टाइम इन पैरेलल वाला। आपको दुनिया की हर ऑब्जेक्टिव किताब में मिलेगा ये क्वेश्चन, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है, न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए 1/RP की वैल्यू डालिए, H/V² इंटू TP, H/V² इंटू T1, H/V² इंटू T2। तो 1/टाइम इन पैरेलल इज 1/T1 प्लस 1/T2, राइट बच्चों। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखिए बच्चों, नोट करेंगे प्लीज। अगला बहुत ही आसान सवाल है, बल्ब का फिलामेंट है, उसकी रेडियस R1 है, एक और बल्ब है उसका फिलामेंट की रेडियस R2 है, इसकी पावर 40 वॉट, इसकी पावर 100 वॉट। लेंथ और रेजिस्टिविटी जो फिलामेंट है वो सेम है, उसकी लेंथ भी सेम है दोनों केसेस में, और दोनों केसेस में जो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज है वो भी ना बच्चों सेम ही है। आपसे बोला गया कि दोनों की रेडियस है ना, फिलामेंट्स की जो रेडियाई है, क्रॉस सेक्शन की रेडियाई, उसको कंपेयर कर डालिए दनादन। तो कर डालते हैं। देखिए
तो पावर का फॉर्मूला v²/r लगाना पड़ेगा। दूसरे केस में भी पावर का फॉर्मूला v²/r लगाना पड़ेगा। कुछ भी मेंशन नहीं है तो v²/r खेलना पड़ेगा। P1/P2 की वैल्यू R2/R1 के बराबर होगी। पहले पावर P1/P2 इज R2/R1। अब पावर 40 वाट और 100 वाट। रेजिस्टेंस कितना है? रो इंटू लेंथ बाय एरिया पहले वाले दूसरे वाले का, इंटू रो इंटू लेंथ बाय एरिया पहले वाले का। चलिए गायब तो करिए, रो एल से रो एल गायब करिए, ये गायब करिए। चलिए पाए को भी जाने दीजिए, पाए भी चला गया। तो यहाँ से 4/10 जो आया आपका, उसका अंडर रूट दोनों की रेडियस के रेशियो के बराबर है। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों, काफ़ी आसान सवाल था, प्लीज़ नोट करेंगे। तो इसका मतलब जिसकी पावर कम है उसका फिलामेंट भी पतला है, ठीक है। अब अगले केस में आ रहा है बच्चों कि अगर हीट कैसे निकाला जाएगा अगर करंट टाइम वेरिंग होगा। अगर टाइम वेरिंग करंट किसी रेजिस्टर से क्रॉस करेगा, पास करेगा, तो हीट डेवलप्ड, हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर कितनी होगी। तो देखिए, व्हेन करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर करंट टाइम का फंक्शन होता है ना बच्चों, तो हीट फिर ऐसे निकलेगी इंटीग्रेशन से। टाइम t1 से t2 तक जो भी टाइम इंटरवल दिया जाए आप उसमें इंटीग्रेट करेंगे I²R dt को। ये आपका हीट निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला रहेगा। तो सपोज करिए एक सप्लाई है, किसी तरीके से ये सप्लाई कुछ वेरिएबल टाइम वेरिंग करंट प्रोवाइड कर पा रही है। इस 10 ओम के रेजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी टाइम 0 से लेकर के 2 सेकंड में, ये पूछा गया है। तो करंट अगर टाइम का फंक्शन होता है तो आपको इंटीग्रेट करना होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं क्या? हाँ बोला है ना, 0 से लेकर के 2 तक। करंट दे रखा है, I²R dt लिखना होता है। करंट दे रखा है क्या? टाइम का फंक्शन बिल्कुल दे रखा है। कितना है करंट? t², ठीक है, का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 10 ओम dt। तो बस फिर एक मासूम सा इंटीग्रेशन और आंसर आ गया बच्चों। ध्यान दीजिए, तो ये आ गया हमारा 10 बाहर। इंटीग्रल करना है हमें t की पावर 4 dt का। इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला ये कहता है कि पावर बढ़ जाती है और अल्टीमेटली वही पावर डिवाइड भी हो जाती है 0 से लेकर के 2 तक। तो ये आ गया 10/5 t की पावर 5 0 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ से हीट आ गई हमारी 2 × 2 की पावर 5 - 0 जूल्स। हीट की यूनिट जूल्स होती है साइंटिस्ट जेम्स जूल्स के नाम पे, राइट बच्चों? प्लीज नोट करिए। एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं बच्चों जो पहले आया हुआ है नीट में और बहुत ही शानदार सवाल है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए आप, एक वोल्टेज सप्लाई V है, ये एक बल्ब B1 है, ये एक बल्ब B2 है और यहां पर एक बल्ब B3 है। तीनों बल्ब्स के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हैं। आपको बोल रहे हैं कि अगर B2 फ्यूज हो जाता है तो B1 और B3 की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। सो ईच बल्ब हैज इक्वल रेजिस्टेंस R एंड R। वोल्टेज सप्लाई V है। इफ B2 gets fused, what will happen to brightness of B1 and B3? अगर B2 फ्यूज हो जाता है बच्चों तो B1 और B3 की ब्राइटनेस पे क्या फर्क आएगा? कुछ तो फर्क आएगा। अब बढ़ेगी या घटेगी वो चेक करना है हमें। तो देखिए R और R यहां पर पैरेलल में, हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि इन बल्ब्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ कितना रहा है और एक बल्ब के फ्यूज होने के बाद कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो ये एक रेजिस्टर R है, ये हमारी एक वोल्टेज सप्लाई है। R और R को अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो ये कॉम्बिनेशन R/2 हो जाएगा। परफेक्ट है। ये करंट I हो गया। करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R + R/2, जो कि सॉल्व करके आया 2V/3R।
अब अगर आपको इन बल्ब्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना है तो वो होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी 2V/3, और इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा V/3। तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल में सेम रहेगा। तो इस बल्ब को कितनी वोल्टेज मिली है V/3, इसको कितनी मिली है V/3, और इसको कितनी मिली है 2V/3। अब एक बल्ब के सर्किट में जाने के बाद में इनके वोल्टेजेस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जिस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जिस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज घट जाएगी उसकी ब्राइटनेस घट जाएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज रेटेड वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए बल्ब जो है वो फूक नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस बहुत सिंपल है कि B2 सर्किट से गायब हो चुका है, B2 गायब हो गया है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टर है, B2 वाली ब्रांच यूजलेस हो गई है, B2 वाली ब्रांच ना बनाई है, ये रहा B3 रेजिस्टर R। ठीक है, बनाने के बाद अब मैं इसे गायब कर देता हूँ, तो B2 वाली ब्रांच मैंने नहीं बनाई है। अब आप देखिए, अरे भाई सीरीज में दो रेजिस्टर हैं, दोनों बराबर वैल्यू के हैं, तो दोनों को बराबर ही वोल्टेज मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या हो गया, ये बिफोर है पिंक वाला, और आफ्टर क्या है? आफ्टर इसके अक्रॉस वोल्टेज V/2 हो गई आफ्टर, और इसके अक्रॉस वोल्टेज V/2 हो गई। तो देखिए B1 के अक्रॉस वोल्टेज पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हुई, तो B1 की ब्राइटनेस अल्टीमेटली कम हो जाएगी क्योंकि उसे वोल्टेज अब कम मिलने लगेगी। लेकिन B3 के अक्रॉस वोल्टेज पहले कम थी और बाद में ज़्यादा हो गई, तो B3 की ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इस तरह का सवाल आ सकता है कि अगर B2 फ्यूज़ होता है तो B1 और B3 की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो B1 और B3 की ब्राइटनेस में ऑप्शन होंगे दोनों इंक्रीज, दोनों डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। आंसर तो आप समझ ही गए हैं, राइट बच्चों? प्लीज नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पे, फिर हमारा एक टॉपिक रहेगा छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलिए, तो क्या सिनारियो है अब यहाँ पर? एक कॉन्सेप्ट होता है, आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं इसे, क्वेश्चन भी, जिसे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। वी कॉल इट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक सेल है जिसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है, और हमारे पास एक और सेल है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, सॉरी एक और रेजिस्टर है कैपिटल R। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, सेल की EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल R। क्वेश्चन ये कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R so that maximum power is dissipated across capital R। तो देख लीजिए, इसको ही हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं कि कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r की टर्म्स में कितनी होनी चाहिए कि कैपिटल R को मैक्सिमम पावर मिल रही है बच्चों, राइट? तो देखिए, करंट इन द सर्किट निकाल लीजिए, वो होता है EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस I² इंटू कैपिटल R। यहां से पावर आ गई E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू कैपिटल R, राइट? ठीक है, अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैपिटल R के रिस्पेक्ट में निकाल के जीरो पुट करेंगे, जिसकी डेरिवेशन पार्ट में फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, नहीं करा रहा हूँ आपको, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल आ जाएंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो जब आप स्मॉल r और EMF को कांस्टेंट लेके इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब कैपिटल R स्मॉल r के बराबर होगा तभी ना मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगी एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R के अक्रॉस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पावर वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाए ना, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कि ये पावर मैक्सिमम तब होती है जब कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर होगी, राइट बच्चों? तो ये डेरिवेशन पार्ट मैंने इग्नोर किया क्योंकि स्कूल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और नीट में आप क्या ही करेंगे डेरिवेशन करके, राइट बच्चों? चलिए, अब हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है बच्चों हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज में कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती हैं।
पहली बात यह है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर कि ये करंट रेटेड डिवाइस है। करंट रेटेड डिवाइस, जब आप फ्यूज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी फ्यूज़, तो आपको पूछते हैं 5 एम्पियर का फ्यूज़ चाहिए या 10 एम्पियर का फ्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज के हिसाब से नहीं मिलता फ्यूज़, करंट रेटेड डिवाइस। दूसरा, लेंथ ऑफ फ्यूज़ वायर इज इमैटेरियल। लेंथ ऑफ फ्यूज़ वायर इज इमैटेरियल। जो फ्यूज़ वायर होता है ना, उसकी लेंथ किसी काम की नहीं होती, इमैटेरियल। लेंथ ऑफ फ्यूज़ वायर क्या है बच्चों? इमैटेरियल है। तीसरी बात, लेड और टिन के अलॉय से बनता है फ्यूज़ वायर। लेड और टिन के अलॉय से। और कोई बात इंपॉर्टेंट? तीसरी, उसके बाद हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए इसकी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो करंट रेटिंग है दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर। करंट रेटिंग कितनी सेफ लिमिट होगी करंट की फ्यूज से, जिसे हम करंट रेटिंग बोलते हैं। करंट रेटिंग डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ फ्यूज वायर। कैसे डिपेंडेंट होती है? जैसे कि केपलर की थर्ड लॉ, करंट का स्क्वायर रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपको एक फ्यूज वायर दिया हो और उसकी रेडियस R1 है और उसकी करंट रेटिंग I1 है, मतलब इसके ऊपर के करंट पे वो मेल्ट हो जाएगा। और एक और फ्यूज वायर है जिसकी रेडियस R2 है और उसकी करंट रेटिंग निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है I1 स्क्वायर बाय I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? तो ये फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि CBSE बोर्ड में अब ये क्वेश्चन नहीं आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो टेक्निकली आता कैसे है, हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं कि जो फ्यूज़ वायर है उसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, जितनी तेज़ी से फ्यूज़ वायर गर्म हो रहा है उतनी तेज़ी से वो अपने कर्व सरफेस एरिया से हीट रेडिएट भी कर रहा होगा, तो इसलिए वो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रह रहा होगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को इक्वेट करके I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R³ आ जाता है बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। और हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक फ्यूज को निपटा लिया है। हमारा चैप्टर दी एंड हो गया है यहाँ पर। अब हम कुछ अंडरस्टैंडिंग NCERT का पार्ट और सॉल्व प्रॉब्लम्स जो पुरानी नीट में आई हैं उसे करने वाले हैं।